Chapter 15, Biodiversity and Conservation. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. यानी कभी किसी और प्लैनेट से कोई एलियन या किसी और जगह से कोई भी अर्थ को विज़िट करेगा सबसे पहले, तो देखने में उसको सबसे ज़्यादा जो लिविंग डाइवर्सिटी है हमारी, कि कितने टाइप की प्रजातियाँ अपने यहाँ पर मिलती हैं अर्थ पर, वो उसको डाइवर्स कर देंगे. Even for humans, the rich variety of living organism with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. यानी कि अपने साथ साथ ह्यूमंस के साथ साथ और भी कितने क्रिएचर्स के साथ में हम अर्थ को शेयर करते हैं. यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ही रहते हैं अर्थ पर, हमारे अलावा भी बहुत सारे टाइप की स्पीशीज़ होती हैं. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant. यानी कि सिर्फ अकेली आंट्स की स्पीशीज़ 20,000 से ज़्यादा है. इतनी टाइप की सिर्फ चींटियाँ हैं पूरे अर्थ पर. ठीक, 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स, और मतलब कीड़े तो बहुत ही ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा तो इंसेक्ट्स ही हैं. ठीक है, फिर 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, इतने टाइप की फिशेज़ होती हैं, और 20,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्चिड्स. तो हमारे साथ साथ यानी कॉमन मैन के साथ साथ ह्यूमंस के साथ इतने टाइप के क्रिएचर्स और अर्थ पर हैं जिनको हम अर्थ के साथ में शेयर करते हैं. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? Did such great diversity exist throughout Earth's history? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to biosphere? And would it function any differently if the diversity was much less? And how do humans benefit from the diversity of life? यानी कि अब इसके बेसिस पर जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं या जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इतनी स्पीशीज़ क्यों होती हैं अर्थ पर, फिर इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, और क्या ये शुरू से रही है अभी तक जब से अर्थ बनना स्टार्ट हुआ है, इतना डाइवर्सिफिकेशन आया कैसे, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर डाइवर्सिटी कम होती, स्पीशीज़ नहीं होती इतनी, तो क्या रहता, फिर उसका कैसा असर पड़ता हमारे ऊपर, और क्या ह्यूमंस को इसका कुछ बेनिफिट मिलता है. तो बायोडाइवर्सिटी देखिए सबसे पहले. इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन सेल टू बायोम्स. यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ स्पीशीज़ के लेवल पर नहीं है, वो सेल्यूलर लेवल पर भी है. मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बहुत टाइप के होते हैं. ऐसे ही बड़े ऑर्गेनिज्म जितने टाइप के हैं उतने टाइप के छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. ये टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया था पहली बार. बायोडाइवर्सिटी क्या बताने के लिए दिया था? टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स. यानी कि जितनी भी डाइवर्सिटी है सारे लेवल्स पर, उसको बताने के लिए उन्होंने एक टर्म दे दिया था बायोडाइवर्सिटी. यानी सब स्पीशीज़ को, जितने भी टाइप के क्रिएचर्स हैं, सबको मिलाकर एक टर्म. एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम आर, 3 सबसे मेन होती है. एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी. अ सिंगल स्पीशीज़ माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. The genetic variation shown by the medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of active chemical rasparin that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of मैंगो. यानी कि अगर कोई एक सिंगल स्पीशीज़ भी है, जैसे मैंगो की स्पीशीज़ है मान लो, तो हम उसको एक ही मानेंगे पहले तो, क्योंकि वो मैंगो है. भले हम कितने भी नाम से खा लें, बहुत सारे टाइप के आम आते हैं पर होते सब एक ही स्पीशीज़ के मैंगो. पर मैंगो की एक सिंगल स्पीशीज़ जेनेटिक लेवल पर बहुत सारे टाइप की हो सकती है. जेनेटिकली ये चीज़ें बहुत अलग अलग हो जाती हैं. हम इंडिया में 50,000 टाइप के चावल उगाए जाते हैं. ठीक है, 50,000 टाइप के चावल उगते हैं. हर एरिया का चावल अलग होता है क्योंकि उनका जेनेटिक कंपोजिशन अलग होता है. हम अभी जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसके पहले अपन ने एक चैप्टर पढ़ा है 9th, उसमें देखा था अपन ने कि जेनेटिकली वो लोग चेंज कर देते हैं, उनको जैसी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती वैसी कर देते हैं. और 1,000 से ज़्यादा वेराइटी मैंगो की होती है. मैंगो की तो बहुत वेराइटीज़ आती भी हैं. ठीक है, खाने में भी सबका टेस्ट अलग होता है, पर ठीक है, कुल मिला के वो एक मैंगो की स्पीशीज़ होती है. तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई. फिर होती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी.
the diversity at the species level. For example, the Western Ghats have greater amphibian species than Eastern Ghat. दो घाट्स हैं, जैसे ईस्ट साइड में अगर हम देखें तो ज़्यादा एम्फीबिया की स्पीशीज़ मिलती है. एम्फीबिया जो ज़मीन में भी रह लेते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग एग्जाम्पल के लिए. तो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एम्फीबियन की ईस्टर्न घाट से अगर हम देखें, तुलना करें तो. फिर एक होती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम लेवल पे देखते हैं. इंडिया फॉर इंस्टेंस विथ इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड्स, यूस्टीस्ट्रीज एंड alpine meadows have a greater ecosystem diversity than Scandinavian country like Norway. यानी हम इंडिया को किसी बाहर की कंट्री से अगर कंपेयर करें तो हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ें हैं. हमारे पास डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड है. मतलब हमारे पास सब टाइप की हैबिटेट्स हैं एक तरीके से देखेंगे तो. ठीक, तो ये 3 मेजर टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. यानी बहुत मिलियन साल लगे हैं इतनी डाइवर्सिटी को होने में. जब हमने इवोल्यूशन पढ़ना स्टार्ट करा था तब हमने देखा था कि कुछ भी नहीं थी, एक भी स्पीशीज़ नहीं. तो तब से अभी तक जो स्पीशीज़ बनी है उसको बनने में बहुत साल लगे हैं. बट वी कुड लूज़ ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज़ लॉसेस कंटिन्यूज. यानी कि अगर इसी रेट से, जिस रेट से अभी स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, उस रेट से अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली 2 centuries में बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं अभी. बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशूज़ of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. तो अब ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन गया है कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करा जाए. बहुत ग्लोबल मीटिंग्स होती हैं आजकल इंटरनेशनल लेवल पे जो इसी टॉपिक को डिस्कस करती हैं, इन्वायरमेंटल इशूज़ को. क्योंकि हमको ये पता है कि कहीं ना कहीं स्पीशीज़ का ख़त्म होना एक तरीके से हमारे ऊपर भी खतरा है, क्योंकि हम भी एक टाइप की स्पीशीज़ ही हैं और हम बाकी स्पीशीज़ से जुड़े हुए हैं. हम प्लांट से भी जुड़े हैं, हम एनिमल से भी जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं अगर सब ख़त्म होता जाएगा तो फिर हमारे ऊपर भी सेम चीज़ हो जाएगी. ठीक, हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया. अब कितनी स्पीशीज़ हैं अर्थ पर और इंडिया में कितनी हैं. सिंस देर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीशीज़ डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो हाउ मैनी स्पीशीज़ इन ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी स्पीशीज़ आर ऑन अर्थ. क्योंकि हम जितनी स्पीशीज़ डिस्कवर होती जाती है उनका रिकॉर्ड बनता जाता है. तो एक बुक होती है जिसमें सारी स्पीशीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो ये चीज़ को हम आंसर कर सकते हैं कि अभी तक हम कितनी डिस्कवर कर चुके हैं. पर हम सिर्फ वही बता सकते हैं जो हमने डिस्कवर करी है. अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसे जिनको बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर नहीं करा है, अभी भी हम नहीं जानते हैं. तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 अभी देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. मतलब 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा, 2004 का डेटा है पर ये, और अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होंगी. पर 2004 के हिसाब से प्लांट और एनिमल दोनों की स्पीशीज़ मिला के 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा था. बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब. तो अभी भी नहीं पता है कि कितनी स्पीशीज़ और अभी भी डिस्कवर होना बाकी है. एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ दैम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस. हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं. फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज़ इन्वेंटोरीज आर फॉर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन ट्रॉपिकल कंट्रीज. Considering that an overwhelming large proportion of species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups and animals and plants to come up with a gross estimate of total number of species on earth. यानी कि कुछ जगह होती है जहाँ पर स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहाँ पर लगातार कोई ना कोई स्पीशीज़ डिस्कवर हो रही होती है. तो साइंटिस्ट एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस एरिया में और भी स्पीशीज़ मिल सकती हैं. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं होती हैं. तो इसके एस्टिमेशन के हिसाब से हम जो साइंटिस्ट हैं वो फिर भी एक बार बता देते हैं एस्टिमेटेड के टोटल नंबर कितना हो सकता है अर्थ पर. कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स हैं जो 20 से 50 बिलियन तक हैं. बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन. तो वैसे साइंटिस्ट ने 50 मिलियन तक भी एस्टिमेशंस लगाए थे, पर रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को 7 मिलियन बताया था कि कुल मिलाकर 7 मिलियन स्पीशीज़ एस्टिमेटेड होंगी अर्थ पर.
Let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on currently available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animals. यानी 70% से जो ज़्यादा स्पीशीज़ है वो एनिमल्स की ही है, यानी प्लांट्स थोड़े कम है एनिमल्स से. While plants इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, अगर सारे प्लांट्स को मिला लें, सारे प्लांट्स के टाइप को, तो 22% है टोटल. ठीक है, 70% बाकी फिर भी एनिमल्स ही होते हैं. अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. यानी सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ होती है इंसेक्ट्स की. कीड़े बहुत टाइप के होते हैं, और क्योंकि वो छोटे छोटे ही होते हैं मोस्टली, मेजॉरिटी देखें तो उनकी स्पीशीज़ कंटिन्यूसली निकलती रहती है. तो 70% से ज़्यादा इंसेक्ट्स ही हैं. यानी हर 10 में से 7 एनिमल अगर हम देखें तो वो इंसेक्ट ही होते हैं ज़्यादातर. अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? द नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड इज़ मोर दैन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज़ ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. In figure 15.1 biodiversity is depicted showing species number of major taxa. ये invertebrates हैं, जैसे जो ऐसे थोड़े बहुत इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, क्रस्टेशियन, मोलस्क, और ये इंसेक्ट्स का मेजॉरिटी है. ठीक है, बाकी सब कम है. फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फिशेज़ हैं, फिशेज़ की स्पीशीज़ हमसे भी ज़्यादा है. फिर मैमल्स होते हैं, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस. और प्लांट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा फंगस की स्पीशीज़ हैं. फंगस की स्पीशीज़ हमसे भी ज़्यादा होती है, मैमल्स से भी ज़्यादा है. एंजियोस्पर्म, मॉसेस, फर्न्स, एल्गी और लाइकन्स, ये पूरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है. इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स. बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ देयर माइट बी. तो ये सब यूकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं. हम अभी तक बैक्टीरिया और इनके बारे में इतना श्योर नहीं है, प्रोकैरियोट्स के बारे में इतना नहीं बता पाए. The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions. क्योंकि जो हमारे methods हैं उससे हम बैक्टीरिया काउंट नहीं कर सकते हैं, और कुछ स्पीशीज़ माइक्रोब्स की ऐसी होती है जिनको हम लेबोरेटरी में उगाकर या कल्चर करके नहीं देख सकते, तो हम नहीं बता सकते कि उनकी कितनी स्पीशीज़ होंगी. और फिर कभी भी कुछ भी नया बैक्टीरिया या वायरस डिस्कवर हो ही जाता है. ठीक है. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species of this group, then the diversity alone might run into millions. और अगर हम इसका एस्टिमेट लगाने भी बैठेंगे तो बैक्टीरिया और वायरस अकेले ही मिलियन स्पीशीज़ इनकी हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, सब जगह प्रेजेंट होता है. क्योंकि although India has only 2.4% of the world's area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. यानी पूरे वर्ल्ड की स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इंडिया में मिलती हैं, 8.1% पूरे वर्ल्ड की. और इसलिए अपनी जो कंट्री है वो वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में. यानी 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. उनमें से एक इंडिया है. Nearly 45,000 species of plant and twice as many animals have been recorded from India. यानी अकेले इंडिया से 45,000 स्पीशीज़ प्लांट की और इससे डबल स्पीशीज़ एनिमल्स की मिली हैं अब तक. हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड. तो अभी भी बहुत सारी लिविंग स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनका डिस्कवरी अपन नहीं कर पाए हैं. इफ़ वी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. और अगर हम वो बात माने जो मे ने बोली थी कि 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, तो उसके हिसाब से फिर अभी तो बहुत सारी स्पीशीज़ आना बाकी है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है. जो अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज़ डाइवर्सिटी फिगर्स, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड. यानी अभी बहुत सारी प्रजातियाँ बाकी हैं. Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower and time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species are facing threat of becoming extinct even before we discover them. तो मतलब ऐसा सोचते हैं कि क्या हम इतना ज़्यादा मैन पावर होने के बाद भी हम कभी पूरा एस्टिमेट लगा पाएंगे कि कितनी स्पीशीज़ हैं. होपलेस इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पता चलने के पहले ही ख़त्म हो चुकी होंगी, एक्सटिंक्शन पे पहुंच जाएंगी. नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल बुक स्टॉक देयर.
पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Latitudinal gradient. The diversity of plant and animal is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution. मतलब जो जितनी भी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ है पूरे वर्ल्ड में मिलाकर, तो वो उनका एक कुछ पैटर्न नहीं होता है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ कुछ एरिया में अलग अलग जगह पर मिल जाती है. फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स or plants there is an interesting pattern in diversity, the most well known being the latitude gradient in diversity. इसका मतलब ये है कि species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole. यानी अर्थ के बीच में इक्वेटर होता है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं किसी भी तरफ, ऊपर भी जाएँ या नीचे आए, पोल्स की तरफ हम जाते हैं तो स्पीशीज़ कम हो जाती है. क्योंकि देखना नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं वहाँ की स्पीशीज़ बहुत कम है, वहाँ रेयरली कुछ जानवर मिलते हैं थोड़े बहुत रहने वाले जो वहाँ के नेटिव हैं, जैसे पोलर बियर या पेंगुइन्स वगैरह मिल सकती हैं, इसके अलावा ज़्यादा एनिमल्स नहीं मिलते. तो ये एक पैटर्न है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम हो जाती है, स्पीशीज़ मिलना कम हो जाएगी. विद अ फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक टू हार्बर मोर स्पीशीज़ दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज. Colombia, located near the equator, has nearly 1,400 species of bird, while New York has 105 species. यानी कि कोलंबिया और न्यूयॉर्क को अगर हम कंपेयर करें तो कोलंबिया इक्वेटर के ज़्यादा पास है, तो कोलंबिया में स्पीशीज़ ज़्यादा है कंपेयर टू न्यूयॉर्क. फिर ग्रीनलैंड को कंपेयर करें तो उसके पास सिर्फ 56 ही है क्योंकि वो और दूर है इक्वेटर से. तो तीनों का कंपैरिजन करके अगर देखें तो जो इक्वेटर के पास है उसके पास ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, जो दूर है उसके पास कम स्पीशीज़ हैं. इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ मोर देन 1,200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड. अ फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर हैज़ अप टू 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of USA. यानी कि अगर कोई जंगल है जो इक्वेटर के ज़्यादा पास में है तो उसके पास 10 टाइम ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी बजाय किसी ऐसे जंगल के जो थोड़ा इक्वेटर से दूर है. द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. याद रखना है कि पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी इस जंगल में होती है, अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, अर्थ में अगर पूरे अर्थ का हम देखें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इस जंगल में मिलती है, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए 40,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर हैं. फिशेस की 3,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ अकेले यहीं मिलती हैं. 1,300 स्पीशीज़ बर्ड, 427 ऑफ मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर दैन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, यानी इंसेक्ट्स इतने सारे हो जाएंगे. Scientists estimated that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered. यानी अभी भी यहाँ पर 2 मिलियन इंसेक्ट अकेले की स्पीशीज़ ऐसी होंगी जिनकी डिस्कवरी हम नहीं कर पाए. What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time. Unlike temperature regions subjected to frequent glaciations in the past, tropic latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. यानी कि बायोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस बनाई है इसके बेसिस पर कि क्यों ऐसा है कि यहाँ पर स्पीशीज़ ज़्यादा है या वहाँ पे स्पीशीज़ कम है ऐसा. तो जो ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स हैं वो बहुत मिलियन सालों से अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं. जैसे वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, शिकार कम होता है वहाँ पे जानवरों का, और जंगल वैसे के वैसे बने हुए हैं अभी तक. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे काट दिए जाते हैं कुछ भी बनाने के लिए, पर वो अनडिस्टर्ब्ड एरियाज़ है, बहुत सालों से वो एरियाज़ वैसे के वैसे अनडिस्टर्ब्ड ही हैं. एंड दस हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन. और इसलिए उनको इतना टाइम मिल गया है कि वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाए. फिर है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट. अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. तो ट्रॉपिकल एरियाज़ का जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, थोड़ा कम सीजनल है, यानी कुछ अगर वहाँ पे सीज़न चल रहा है तो वो लंबे टाइम तक वही चलता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं होता है. सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू अ ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. तो इससे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है अगर किसी स्पीशीज़ को कॉन्स्टेंटली एक जगह पर रहने के लिए मिल रहा है तो बिना डिस्टर्बेंस के. फिर देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिकल एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट मिलती है और सनलाइट बहुत असेंशियल होती है. ठीक है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी. इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है.
दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, और इससे डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं फिर इंक्रीज हो जाती है. फिर होता है स्पीशीज़ एरिया का रिलेशनशिप. दिस ड्यूरिंग हिज पायोनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बलबोल्ट discovered that within a region species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola. यानी एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे, उन्होंने बताया कि स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ती जाएगी अगर उनका एरिया बढ़ाते जाएँ तो, पर एक लिमिट तक ही, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होगा ये. और इसके बेसिस पर उन्होंने ग्राफ बनाया था जो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था. लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप ए स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन से उन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया था एक इक्वेशन से. log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, जहाँ पर s जो था वो स्पीशीज़ की रिचनेस था, a एरिया का, z स्लोप ऑफ द लाइन और c y इंटरसेप्ट. Ecologists have discovered that the value of Z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic groups or the region, whether it is a plant in Britain, birds in California or mollusk in New York state. The slope of the regression lies are amazingly similar. यानी कि एरिया के हिसाब से चेंज नहीं होगा, मतलब जगह के हिसाब से वैल्यू सेम ही रहेगी. Z की वैल्यू 0.1 से 0.2 की रेंज में ही आएगी. Z यानी स्लोप लाइन का. क्वेश्चंस नहीं पूछते वैसे, पर फिर एक बात याद रखना. But if you analyze the species area relationship among very large areas like entire continents, you will find that the slope of the line to be much steeper. यानी कि अगर पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ये स्लोप की वैल्यू थोड़ी सी स्टीपर हो जाएगी, यानी 0.6 से 1.2. फॉर एग्जांपल फ्यूग्रीवोरस बर्ड कौन सी बर्ड्स होती हैं? जो फ्रूट्स खाती हैं सिर्फ. और mammals in the tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15. What do the steeper slope mean in this context?